सब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हमारा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है कि सपोज हम यहाँ पे इश्यू कर रहे हैं किसका, शेयर्स का। तो बदले में हमें मिल क्या रहा होता है, हमें मिल रहा होता है सर कैश। ठीक है, यानी कि कैश या बैंक में कह सकते हो, मतलब हमें पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है, बट अभी हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसका मतलब क्या है कि इश्यू ऑफ शेयर्स तो हम करेंगे बट बदले हमें कैश नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? तो हो सकता है हमें कोई एसेट मिल रहा हो, ठीक है, या हो सकता है हम उसको शेयर्स जब हम उसको दे रहे हों तो हो सकता है हम उसका बिजनेस वगैरह परचेज कर रहे हों, या यहाँ पे अंडर राइटर को हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम प्रमोटर को पेमेंट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। ठीक है सर, तो देखते हैं ज़रा इसको कि क्या होता है यहाँ पे। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है, तो देखो होता है क्या, बेसिकली मान लो कि ये बिजनेस है, ये करने वाला क्या है, ये अगर इशू करता है ना शेयर्स को, तो इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा सर पैसा। बाद में पैसे से करने वाले क्या है, तो बिजनेस जो है उस पैसे से एक्सपेंड करेगा। मतलब मान लो इसको कहीं पे अगर कोई शॉप खोलनी थी या लाइक बड़ा ऑफिस खोलना था, तो उस ऑफिस में फर्नीचर चाहिए, ठीक है, फर्नीचर चाहिए या कोई मशीन चाहिए, तो वो इस पैसे से ये खरीदेगा। तो ऐसा भी तो ये कर सकता है कि ये काम करो आप अपने शेयर्स। तो एक तो तरीका क्या था, मतलब यहाँ पे कि पैसा रिसीव, पहले इशू करो शेयर, पैसा रिसीव करो, रिसीव करने के बाद ये पैसा कहाँ लेके जाओ, फर्नीचर वाले के पास लेके जाओ, और बाद में इस फर्नीचर वाले से क्या करो, फर्नीचर वाले से आप जा कर के फर्नीचर खरीद के ले आओ। तो ये हमारा मान लो यहाँ पे है ये फर्नीचर वाला, इशू करा, यहाँ पे पैसा मिला, पैसा कहाँ गया, फर्नीचर वाले के पास, और फर्नीचर वाले से हमने क्या ले लिया, फर्नीचर। दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, ये हमारा बिजनेस है, शेयर्स हम फर्नीचर वाले को इशू कर देते हैं, और हम फर्नीचर वाले से क्या ले लेते हैं, फर्नीचर। बात तो तब भी वही पड़ गई, फर्नीचर वाले को क्या मिल गया, शेयर्स मिल गए, और हमको क्या मिल गया, हमको फर्नीचर मिल गया। तो अल्टीमेटली हमें फर्नीचर लेने के लिए या तो हम शेयर इशू कर लें पब्लिक को और उनसे पैसा ले लें और उसके बाद फर्नीचर खरीद लें, या फिर फर्नीचर वाले को ही डायरेक्ट शेयर दे दें और हम उससे खरीद लें फर्नीचर। तो इस तरीके से मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन में क्या करा जाता है, हम कंसिडरेशन अदर देन कैश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम शेयर्स दे देते हैं और जो हमें सामान चाहिए वो ले लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंसिडरेशन अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट कंसिडरेशन अदर देन कैश दो केस में। ठीक है, तो वो दो केस क्या होने वाले हैं, एक केस है आपका एसेट परचेज। ठीक है, मतलब हमने हो सकता है कोई एसेट परचेज किया हो, उस केस में हमने उसको शेयर्स दिया हो। दूसरा केस हो सकता है हमारा बिजनेस परचेज, हमने हो सकता है कोई बिजनेस परचेज किया हो, ठीक है, या तो पेयर परचेज किया हो, एसेट परचेज, या फिर बिजनेस परचेज। अंडर राइटर प्रमोटर को हम थोड़ा अभी बाद में देखेंगे, तो पहले इनको समझ लेते हैं। तो अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है तो एसेट परचेज की एंट्री क्या होती है, तो जाहिर सी बात है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब मान लो मैं किसी से खरीद रहा हूँ, उसका नाम राम श्याम कुछ भी है, तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमने उससे खरीदा है 1,00,000 रुपये का एसेट, कितने का, 1,00,000 रुपये का, तो 1,00,000 का एसेट हम खरीद लेते हैं। ठीक है, अब बाद में हमें ऐसे देने क्या है, पैसे देने हैं। तो पैसे देने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसे देने के बदले यहाँ पे हम क्या देंगे, शेयर्स देंगे। तो अब क्या करेंगे, वेंडर डेबिट कर देंगे कितने रुपए से, 1,00,000 रुपये से, और बदले में हम इसको क्या दे देंगे, बदले में हम दे देंगे इसको शेयर कैपिटल, वो भी कितने रुपए की, 1,00,000 रुपये की। है बहुत आसान। ठीक है, इस केस में हुआ कि हमारे पास एसेट भी आ गया और हमने शेयर्स भी दे दिए वेंडर को शेयर कैपिटल के नाम से। बस आपको थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, थोड़ी सी क्या बात, एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है जब भी आप वेंडर को शेयर्स दोगे, तो आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ डेवेन, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे हमेशा आपको निकालने हैं, जिसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस। ठीक है, जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे उसके बाद ही आपको वेंडर को क्या देने हैं, शेयर्स, इससे पहले नहीं देने। क्यों नहीं करने हैं ऐसा, इसको हम अभी जब क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेंगे बाद में। ठीक है, बट आप ऐसे समझ लो कि हाँ ये फॉर्मूला लगा के ही हमको शेयर्स इशू करने हैं,
और जो जनरल एंट्री है वो इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल एक लॉजिक मैं आपको ये दे देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली हम शेयर्स देंगे, ठीक है, तो रुपए तो 1 ही लाख हैं जिसका हिसाब करना है। ठीक है, अब मान लो हमारे शेयर 10 वाले हैं और मैं इसको 10 वाले शेयर 10 में दे रहा हूँ, तो इस केस में नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, बट मान लो मैं कह दूँ कि ठीक है तुम्हारा 1 लाख रुपए का हिसाब करना है ना, मैं तुम्हें 10 वाला शेयर प्लस 10 रुपये प्रीमियम लगा के हम 20 में दे देंगे। इस केस में इस बंदे को जो शेयर्स पहुंचेंगे वो सिर्फ कितने पहुंच पाएंगे, 5,000 शेयर्स। पहले कितने जा रहे थे, पहले वाले केस में 10,000 शेयर जा रहे थे, अब कितने जा रहे हैं, 5,000। मतलब अब शेयर्स कम जा रहे हैं। तो पहले वाले शेयर्स केस में क्या है, शेयर कैपिटल कितने की दी जाती, 1 लाख की शेयर कैपिटल। और इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो 5,000 शेयर मिल रहे हैं, तो 50,000 रुपये की तो क्या हो गई शेयर कैपिटल, और बाकी 50,000 का क्या हो गया, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस केस में अगर ऐसा होता, ये वाला केस, तो इसको ज़रा ऊपर लेकर आओ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ अभी शेयर कैपिटल लिखी हुई है। अगर हमने प्रीमियम का इशू करा होता तो यहाँ पे प्रीमियम भी आता। ठीक है, इसीलिए हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैलकुलेट कर लेने हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा बचा है क्या, बिजनेस परचेज। तो बिजनेस परचेज को समझने के लिए थोड़ा सा हम आते हैं नीचे। सो यहाँ पे हमारा बिजनेस परचेज जो है उसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सबसे पहले। तो मान लो हमारे पास मेरी एक कंपनी है जो कि ए लिमिटेड, ठीक है, और मैं कोई बी लिमिटेड कंपनी को खरीद रहा हूँ। तो बी लिमिटेड कंपनी में मैं खरीदूंगा क्या, खरीदने के लिए कुछ होता ही नहीं एक बिजनेस में। एक बिजनेस में 2 ही चीज़ खरीदने के लिए होती हैं, एक एसेट, एक लाइबिलिटी। इस बिजनेस के पास और कुछ है भी नहीं। तो जैसे इस कंपनी के, इस बिज़नेस के एसेट और लाइबिलिटी मेरे हो जाएंगे, वैसे ही बिज़नेस मैं खरीद लूँगा। ठीक है सर। तो अब देखो होता क्या है किसी भी बिज़नेस में, जैसे कि यहाँ पे इस बिज़नेस के पास कुछ एसेट होंगे, कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी, और एक चीज़ होती है लाइबिलिटी में जो कि होती है कैपिटल। ठीक है, तो लाइबिलिटी जो लोन है वो मैं ले लूँगा, तो लोन तो मुझे भरना ही पड़ेगा। ठीक है, बट एसेट्स जो हैं वो मेरे हो जाएंगे। ठीक है, कुछ एसेट्स इन्होंने अपनी कैपिटल से खरीदने होंगे, तो वो कैपिटल मैं इन्हें क्या करूँगा, वापस करूँगा, यानी कि कह सकते हो मैं पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं एक बिजनेस को परचेज करूँ तो देखो उसकी एंट्री क्या होगी। उसकी एंट्री बड़ी सिंपल सी है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये एंट्री करूँगा, मान लो किसी बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं वो कितने के हैं, 10 लाख रुपए के, और उसके पास जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं 8 लाख रुपए की। ठीक है, दोनों ही मेरी हो गई। तो आप एक बात बताओ, अगर 10 के एसेट हैं, 8 की लाइबिलिटी है, तो आप एक बात समझो, ये लोन तो मुझे चुकाना पड़ेगा ना। मैं ये समझ के बैठा हूँ कि 10 लाख के एसेट मिले, क्या बात है, ये तो 10 लाख रुपए की वैल्यू है। लेकिन आप एक बात बताओ, 8 लाख की लाइबिलिटी भी तो है, तो 10 लाख में से 8 लाख रुपए तो इसी में खर्च हो जाएंगे, इस लाइबिलिटी को वापस करने में। तो अल्टीमेटली मुझे इन भाई साहब को पेमेंट कितनी करनी चाहिए, तो यहाँ पे शब्द आता है 2 लाख रुपए करनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि 2 लाख रुपए आप पेमेंट करो। क्वेश्चन बोलेगा सामने वाला बंदा आपसे 4 लाख रुपए मांग रहा है, या क्वेश्चन आपसे बोलेगा सामने वाले बंदे को आप सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहे हो। ये हो सकता है। अब देखो अगर सिर्फ 2 लाख रुपए वाली बात होती, तो जैसे मैंने सन्ड्री एसेट्स यहाँ लिखे हैं, लाइबिलिटी यहाँ लिखी है, एक और एंट्री करनी है। ठीक है, बी लिमिटेड के नाम से LTD, और 2 लाख रुपए इसको देने हैं। ठीक है, तो 2 लाख रुपए अगर इसको देने हैं, तो अब मैं नेक्स्ट एंट्री कर दूंगा यहाँ पे, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से, 2 लाख रुपए से। और बाद में क्योंकि इनको शेयर्स भी देने हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने, 2 लाख रुपए। और जब मैं यहाँ पे शेयर्स दूंगा, तो अभी हमने एसेट्स में सीखा है कि जब भी यहाँ पे शेयर्स देने हैं किसी को, तो क्या करना है हमको कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट या फिर परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर, इशू प्राइस। इशू प्राइस यानी कि उसको जितने पैसे देने हैं वो ऊपर लिख लो और नीचे इशू प्राइस लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे। पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने की शेयर कैपिटल देनी है और स्पेयर देना है या फिर नहीं देना। ठीक है सर। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़।
और यहाँ पे बस बी लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं कि अगर हम 10 लाख के एसेट, 8 लाख की लायबिलिटी, तो 2 लाख की पेमेंट। ये वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आता है। क्या कॉम्प्लिकेशन आता है वो समझते हैं। यहाँ पे आ जाइए आप लोग। सो मान लो अब क्वेश्चन ने हम जो एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है, तो एसेट्स की एंट्री करते हैं मान लो। तो एसेट्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है और 10 लाख रुपए से हो रहा है, और टू लायबिलिटी अकाउंट हो रहा है 8 लाख रुपए से। तो पेमेंट जो करनी चाहिए वो बी लिमिटेड को 2 लाख कर देनी चाहिए ना, 2 लाख। बट नहीं, बी लिमिटेड बोल रहा है भाई मुझे चाहिए 4 लाख रुपए। कितने चाहिए? 4 लाख रुपए। मतलब हमारे हिसाब से हमें देने चाहिए 2 लाख रुपए, बट वो मांग कितने रहा है? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए आप देखो, अगर वो मांग रहा है तो यहाँ पर हमें लिखने कितने पड़ेंगे? यहाँ पर हमें लिखने पड़ेंगे सर 4 लाख रुपए। तो देखो यहाँ पे हमने लिखने पड़ेंगे कितने? 4 लाख रुपए। तो आप देखो अब जनरल एंट्री मैच नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 12 लाख, और ऊपर डेबिट में कितना हो रहा है? 10 लाख। जबकि जनरल एंट्री का रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल। तो अब 2 लाख रुपए डेबिट में और आने चाहिए, तो यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपए और आ जाएगा। और यहाँ पे हम एक नया नाम लिखेंगे जिसको हम नाम देंगे गुडविल अकाउंट। क्या नाम देंगे सर? इसको हम नाम देंगे गुडविल। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट। यानी कि बन तो उसके 2 लाख रुपए, बट एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए मांग रहा है। वो 2 लाख क्यों मांग रहा है? क्योंकि साथ में उसने हमें अपनी गुडविल भी दी है। ये क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं, ठीक है, ये आपको अमाउंट्स को देख के समझना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये 2 लाख रुपए है, वैसे एक केस और है। मान लो यहाँ पे हम 4 लाख नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम कितना दे रहे हैं? वो मांग रहा है 4 लाख, हम कह रहे हैं नहीं भाई हम 4 लाख नहीं देंगे, हम तुम्हें देंगे सिर्फ 1 लाख रुपए। कितना देंगे हम? 1 लाख रुपए। अब बताओ, अब हम कम दे रहे हैं। हमने एसेट 10 लाख के लिए हैं, 8 लाख की उसकी लायबिलिटी है, इस हिसाब से उसे 2 लाख रुपए दे देना चाहिए। बट हम कितने दे रहे हैं उसे? 1 लाख रुपए। यानी कि हम पूरे 1 लाख भी नहीं दे रहे, अब हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मतलब 1 लाख फ़ायदा ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक और नाम आ जाएगा। उस नाम का नाम देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाम आ जाएगा कैपिटल रिजर्व नाम आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 1 लाख रुपए आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व में क्यों? क्योंकि ये हमें फ़ायदा हो गया। तो जो 1 लाख रुपए क्या हुआ है? हमें कैपिटल प्रॉफिट हो गया। और कैपिटल प्रॉफिट हो गया तो हमने वो कहाँ डाल दिया? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। मतलब यहाँ 2 केस हो सकते थे। या तो परचेज कंसिडरेशन जो है वो क्या हो सकता था? ज़्यादा हो सकता था, ठीक है सर। कौन सी अमाउंट से? जो भी हमारी नेट पेमेंट है उससे। या तो क्या हो सकता था? परचेज कंसिडरेशन कम हो सकता है, जो भी हमारी नेट पेमेंट है उससे। तो अगर परचेज कंसिडरेशन हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है तो वो कौन सा केस आ जाएगा? वो गुडविल का केस आ जाएगा। बट अगर परचेज कंसिडरेशन हमें कम देना पड़ रहा है नेट पेमेंट जो भी बन रही है उससे, तो इस केस में ये कौन सा? कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व फिर हमें लिखना पड़ेगा क्रेडिट में, और अगर गुडविल बन रही है तो लिखनी पड़ेगी डेबिट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को रीड करके हमें पता लगेगा कि गुडविल है या फिर नहीं है, ठीक है सर। तो ये कॉन्सेप्ट आप कब लगाएंगे? आप यहीं पे लगा देंगे, और अल्टीमेटली बाद में आपको पता लग जाएगा कि बी लिमिटेड को पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है। उस हिसाब से बी लिमिटेड को हम शेयर्स देने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले सीखा हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे एंड शेयर्स दे देंगे, ठीक है। तो मेन तामझाम जो इसमें होती है वो यहाँ पे होती है, जिसका कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी यहाँ पे डिस्कस करा है कि या तो गुडविल आएगी या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है सर। और हो सकता है ना भी आए, तो वो हमें क्वेश्चन को रीड करके पता लग जाता है, ठीक है सर। तो देखेंगे अभी हम। अब आप कहोगे ये गुडविल क्यों? तो भाई किसी की हो सकता है पर्सन की गुडविल हो। अब गुडविल की वैल्यू अपनी बुक्स में लिखेगा नहीं। जब लिखेगा नहीं तो होगा क्या? आप एसेट्स में वो कभी कंसिडर हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि सैप जनरेटेड गुडविल कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती बुक्स में। तो अब वो अलग से बोलेगा कि भाई 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, आज बिजनेस बेच रहा हूँ, तो पैसा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो उस केस में आप यहाँ पे अलग से गुडविल लिखोगे, क्योंकि अब आप गुडविल खरीद रहे हो तो आपको तो लिखनी पड़ेगी। बट अगर पेमेंट कम दे रहे हो, आप कह रहा भाई वो कह रहा है मान लो 10 लाख देना है, क्या आप कह रहे हो नहीं मैं तो 8 ही दूंगा, इस केस में 2 लाख रुपए आपका क्या हो गया? फ़ायदा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व, ठीक है सर। तो इस तरीके से केसेस जो हैं हमारे कंसिडरेशन अदर देन कैश के बन जाते हैं। तो 2 हमें पढ़ने थे, इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें एसेट परचेज पढ़ना था हमको और बिजनेस परचेज, और दोनों हमने पढ़ लिए। और दोनों में ही जब भी आप शेयर्स दो उस टाइम पे आप ये फॉर्मूला ज़रूर लगाना, ठीक है सर। अब लास्ट जो हमारे कंसिडरेशन अदर देन कैश में बचते हैं वो बचते हैं अंडर राइटर एंड प्रमोटर।
अंडरराइटर प्रोमोटर का जो शेयर्स देने का कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम अंडरराइटर। तो सबसे पहली बात, अंडरराइटर होता कौन है? तो अंडरराइटर कोई नहीं, एक प्रकार का ये गारंटी लेने वाला पर्सन है। इसे आप गारंटर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये देखो गारंटी देता है, किस चीज़ की गारंटी देता है? मान लो मेरी एक एक्स लिमिटेड कोई नई कंपनी है, मैं चाहता हूँ मार्केट से शेयर उठाऊँ, मार्केट से पैसा उठाऊँ, और मैंने ना 1 लाख शेयर इशू करने हैं, मैंने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली, ठीक है। अब इनको जब मैं इशू करूँगा तो देखो हमने सीखा है अंडर सब्सक्रिप्शन में कि अगर ये 90% से नीचे सब्सक्राइब हुए ना तो हमें सारा इशू कैंसिल करना पड़ेगा। और ये शेयर में इशू इसलिए कर रहा था कि पैसे मिल जाएंगे, मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, बिजनेस को एक्सपेंड करूंगा। अब आप एक बात बताओ, बड़ी मुश्किल से तो परमिशन मिलती है, परमिशन मिली, मैंने इशू करा और वो भी अंडर सब्सक्राइब हो गया, जिसके कारण क्या हुआ सर, यहाँ पे हमको पैसे नहीं मिल पाए। अब पैसे नहीं मिल पाए तो इस केस में क्या होगा सर? तो अंडरराइटर के केस में सर क्या होता है कि हमारे पास मान लो यहाँ पे हमारी कंपनी है, हम 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, हमने परमिशन ले ली गवर्नमेंट से। अब हम इशू करेंगे तो इशू के लिए ज़रूरी ये है कि ये 90% तो सब्सक्राइब हो जाए। अगर 90% से कम हो गया तो सभी शेयर्स क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। और आपको पता है कि गवर्नमेंट मुश्किल से तो परमिशन देती है। जैसे जैसे मैंने 1 लाख शेयर्स की परमिशन ली है, अब मैंने इशू करा और वहाँ पे क्या होता है, इशू करने के बाद हमको पेमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंडर सब्सक्राइब हुआ तो सारे शेयर कैंसिल हो गए, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, हमने कुछ सोच कर शेयर इशू करे थे कि पैसा मिलेगा और हम अपने बिजनेस को यहाँ एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन के कारण हमारा जो शेयर्स हमने इशू करे थे वो सब कैंसिल हो गए। अब पैसा जो हमारे पास आना था वो नहीं आया, तो जो एक्सपेंशन का काम था वो रुक गया कि नहीं रुक गया? तो अब होता क्या है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब पता लगा ये ऐसा टाइम था कि कोई और कंपटीशन में था ही नहीं, ठीक है। आप ही, आपके पास पैसे होते तो आप ही बन जाते मेल प्लेयर मार्केट में, ठीक है। बट अब बताओ, शेयर आपको अपने इशू करे, शेयर से पैसे मिले नहीं। पता लगा जब तक अब आप दोबारा इशू करने की तैयारी कर रहे हो तब तक क्या हुआ, आपकी कंपनी के जैसा काम किसी और ने शुरू कर दिया और उसने आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो ले ली, तो आपका तो नुकसान हो गया। इसीलिए हमने जब शेयर इशू करे तो ज़रूरी हमारे लिए ये है कि ये 90% तो सब्सक्राइब हो जाए, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि मान लो आपकी कोई नई कंपनी है और आपने शेयर इशू करे हैं, तो अब ये 90% सब्सक्राइब होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और अगर गारंटी नहीं है तो यानी कि ये अंडर सब्सक्राइब हो सकता है, अंडर सब्सक्राइब होगा तो आपको नुकसान होगा। तो इस केस में आप इससे बचने के लिए होता क्या है, आप इस्तेमाल करते हो अंडरराइटर का। अंडरराइटर कौन होते हैं? अंडरराइटर समझ लो इनका खुद का अपना काम है, ये गारंटी लेने का काम करते हैं। क्या लेते हैं? गारंटी। ये कहते हैं देख भाई, तू शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, अब तुम क्या करोगे, शेयर इशू करो, नो प्रॉब्लम। अगर शेयर तुम्हारे 90% से कम सब्सक्राइब होते हुए हमें दिखे तो हम क्या करेंगे, वो शेयर हम खरीद लेंगे। ये कहते हैं देखो भाई, पहली बात तो तुम्हारे 90% सब्सक्राइब होंगे, नहीं हुए तो कौन खरीदेगा? हम खरीद लेंगे। समझ रहे हो, यहाँ पर ये गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर जैसी 90% से कम हो रहा होगा तो बाकी शेयर कौन खरीदेगा? ये खरीद लेंगे, ये पूर्ति कर देंगे, तो आपके शेयर क्या होंगे? कैंसिल नहीं होंगे, तो आपको पैसा भी मिल जाएगा। और 90% सब्सक्राइब हो गए तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन सिर्फ ये बोलने के कि हाँ हम गारंटी लेते हैं, तो इस गारंटी का ये फ्री में नहीं लेते गारंटी। अंडरराइटर इसके लिए फीस चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? फीस। उस फीस को हम कहते हैं अंडर राइटर कमीशन, ठीक है, अंडरराइटर कमीशन। या तो अंडरराइटर क्या कर लेता है, इस कुछ कमीशन या पैसे लेता है एक तरीके से। अब एक बात बताओ, हम किसी को इस तरीके से फीस देंगे तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए हो गया एक्सपेंस। ये बात क्लियर है? अब एक बात बताओ, अंडरराइटर, मान लो हमने हमने 100 करोड़ रुपए के शेयर इशू करे, अंडरराइटर ने बोला कि मुझे 2% की कमीशन चाहिए, तो इसके रुपए कितने हो गए? इसके तो 2 करोड़ कमीशन हो गई। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास करोड़ों में हमारे पास पैसे होते ही तो हम शेयर्स क्यों इशू कर रहे होते? तो हमने इसे समझाया कि भाई देख, पैसे नहीं है हमारे पास अभी। तो इसने फिर एक काम कहा, इसने कहा एक काम करना, जो मेरी कमीशन के पैसे हैं
तुम पैसे ना दे करके मुझे भी क्या दे दो, 2 करोड़ रुपए के शेयर इशू दे दो, यानी कि इशू कर दो हमें शेयर्स। बस इतनी सी बात के लिए एक नया कॉन्सेप्ट बन गया अंडरराइटर। और इनको शेयर्स देने के लिए हमें जनरल एंट्री सीखनी पड़ेगी। तो अब इनको शेयर्स देने के लिए देखो कैसे इनको शेयर्स देंगे। तो सबसे पहले इनका खर्चा रिकॉर्ड करो। खर्चा कैसे, देखो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेगी कमीशन, अंडर राइटर अकाउंट को। अब मान लो इसको हम कमीशन दे रहे हैं, वो 1 लाख रुपए की दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए रिकॉर्ड हो गया। अब कमीशन में पैसे तो मिलेंगे ही नहीं, इसको क्या मिलेगा, शेयर्स। तो हम दोबारा एक बार एंट्री करेंगे, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख रुपए टू, क्या दे देंगे, शेयर्स। किस नाम से, शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपए। और जब हम यहाँ पे भी शेयर्स दे रहे होंगे तो हमको क्या करना है, फिर से एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, यहाँ पर हम इसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोल रहे हैं। अगर ये परचेज ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट होता तो हम यहाँ कह सकते थे परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, उसके बाद हमको इनको क्या दे देना, शेयर्स। बस सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। नाउ अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, वो है हमारा प्रमोटर से रिलेटेड। अब ये प्रमोटर कौन होता है, ठीक है, तो प्रमोटर बेसिकली क्या होता है, ये हमारी हेल्प करता है किसमें, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कराने। तो आप ऐसे समझ सकते हो प्रमोटर का कॉन्सेप्ट कि हमारा जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मान लो हमने 1 अप्रैल से बिजनेस अपना स्टार्ट किया। आपको पता है अब हम कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कंपनी जब तक रजिस्टर नहीं होगी तब तक कंपनी बनेगी नहीं। और मान लो हमने 1 अप्रैल 2023 में अपनी कंपनी रजिस्टर कराई है, तो एक बात बताओ, ऐसे तो है नहीं अपने आप कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। इससे पहले के प्रोसेस हुए होंगे ना, डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, पर्पस जो भी डिसाइड करना, क्यों बना रहे हैं कंपनी, और जो भी पैसा आना जाना, डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन या जो भी लगना था, इससे पहले इस कंपनी को रजिस्टर होने से पहले किसी ने मेहनत करी होगी, नहीं करी होगी, इस कंपनी को रजिस्टर कराना, बिल्कुल करी होगी। अब एक बात बताओ, कंपनी की अकाउंटिंग तब स्टार्ट होगी जब कंपनी बन जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल के बाद। 1 अप्रैल के बाद जो खर्चे होंगे वो रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट जब कंपनी थी ही नहीं उससे पहले ये खर्चा हो रखा है। ठीक है, उस बंदे का जिसने इस कंपनी को रजिस्टर कराया, मान लो आप ही कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना चाह रहे हो और आपने मेहनत लगाई, बट आपने कंपनी को रजिस्टर करा दिया। अब दिक्कत यह है, इस कंपनी को बनाने में आपका रोल बन गया ना, बट आपके रोल या आपने जो पैसे लगाए ये मतलब इधर उधर आने जाने में या आपने टाइम लगाया, ठीक है, तो आपके एक्सपेंसेस हुए, वो एक्सपेंसेस इस कंपनी में कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं है, समझ रहे हो। तो कल को इस कंपनी में आपको वो अपने एक्सपेंसेस अब दोबारा रिकॉर्ड करवाओगे ना, ताकि आपको क्या मिले, इस कंपनी में थोड़ा सा इज्जत मिले, आपको यहाँ पे कैपिटल मिले, समझ रहे हो। मान लो ये कंपनी कल को 100 करोड़ रुपए रेज करती है, 100 करोड़ रुपए के शेयर इशू करती है, और 100 करोड़ रुपए के शेयर सिर्फ पब्लिक खरीद लेती है, तो मालिक तो पब्लिक हो गई, आप तो मालिक हो ही नहीं। फिर कंपनी आपने रजिस्टर कराई है, मेहनत आपने करी है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए पब्लिक ने लगा दिए, तो मालिक कौन बन गया, पब्लिक, आप मालिक नहीं। तो समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब आप क्या नहीं चाहोगे यहाँ पे मालिक बनना, और आपने जो मेहनत करी इसका फल नहीं मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। अब आप भी अगर पैसे दे के ही इधर मालिक बनोगे तो जो आपने पहले से मेहनत करी थी इसका क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ रहे हो। पैसे दे के तो आप मालिक बन सकते हो, बट ये जो आपने पहले से मेहनत करी, आपका इसमें तो खर्चा हुआ ना, उसको खर्चे को कोई नहीं पूछ रहा है। तो हुआ होता क्या है, इसलिए प्रमोटर को यहाँ पर क्या दिए जाते हैं, प्रमोटर को शेयर्स दिए जाते हैं। शेयर्स क्यों, क्योंकि उसने इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस में हेल्प करी थी, ठीक है सर, उसके कारण बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ, बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराने में उसने हमारी मदद करी। तो इसीलिए कंपनी जो है क्या करेगी, उसको शेयर्स देगी, वो भी बगैर पैसों के, ठीक है, उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे, उसको हम शेयर्स देंगे। तो अब उसको शेयर्स कैसे देंगे, तो इसके लिए हम अपना फिर से खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं हम, प्रमोटर। अगर किसी का नाम है तो ठीक है, नहीं तो प्रमोटर अकाउंट, और उसके बाद एक एंट्री और हो जाएगी प्रमोटर को। अब हम क्या दे देंगे, शेयर्स, प्रमोटर अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, जो भी शेयर्स होंगे हम शेयर कैपिटल के थ्रू दे देंगे। यहाँ पर फिर से हमारा सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। और अगर शेयर्स प्रीमियम पे हुए तो यहाँ पे सिक्योरिटी शेयर कैपिटल के अलावा क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ सकता है। वो आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा। ये हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाद में, देन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। सो आई होप समझ गए होगे कि बेसिकली क्यों यहाँ पे इसको खर्चा दिया जा रहा है। एंट्री इसकी बड़ी सिंपल सी है, बट रीज़न जो है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टार्ट ही होगी 1 अप्रैल से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 1 अप्रैल। तो पहले भी तो खर्चे हुए इससे पहले, तो उसके लिए हम इस मालिक को क्या देंगे, शेयर्स दे देंगे कि लो भाई, ताकि आप भी मालिक बन जाओ बगैर पैसों के। बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही बंदा काफ़ी पैसा लगा चुका है, ट्रैवलिंग करी होगी काफ़ी इसने, वकीलों के पास क्या होगा, इधर उधर परमिशन ली होंगी। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा बिजनेस करे इसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट, तो उसने पहले से लाइसेंस लिए होंगे, तब जाके बिजनेस रजिस्टर हुआ ना, तो उधर ऑलरेडी इसके पैसे लगे हुए हैं। बट यहाँ पे मालिक कब बन रहे हो, जब आप शेयर्स में पैसे लगा रहे हो, और ये पैसा पहले ही लगा चुका है, तो इसीलिए इसको बाद में शेयर्स दे दिए जाते हैं, वही बगैर पैसों के, क्योंकि ये पैसा पहले ही लगा चुका है। ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन हमने यहाँ अंडरराइटर का भी समझ लिया, भाई साहब ने गारंटी ली है, इसीलिए हमने इन्हें क्या दे दिए, खर्चा लिखा पहले, अंडरराइटिंग कमीशन खर्चा हो गया, बाद में हमने इन्हें शेयर कैपिटल दे दी। पैसे होते तो उन्हें पैसे ही दे देते, लेकिन पैसे हैं नहीं, इसलिए इन्हें शेयर्स दे दिए, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक बिजनेस परचेज करा था, बिजनेस परचेज के टाइम पे हम पैसे तो दे सकते थे, बट हम क्या देना चाह रहे हैं उसको, शेयर्स, तो इस केस में हमने शेयर्स भी दे दिए। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ पैसे भी दिए जाए और कुछ शेयर्स भी दिए जाए, तो ऐसे भी केसेस हैं। वो तो नॉर्मल अगर पैसे देते भी हम तो एक अकाउंट और यहाँ पे आ जाता है, कैश अकाउंट के नाम से या बैंक अकाउंट के नाम से, वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। और एक है हमारा एसेट परचेज, एसेट पे सिंपल है, एसेट खरीदो। वेंडर नाम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास कोई नाम है नहीं, तो जिससे हम एसेट खरीदते हैं उसे वेंडर कहते हैं। ठीक है, अगर कोई नाम आपको दे रखा हो तो आप उसका नाम यहाँ पे यूज कर सकते हो, और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ये फॉर्मूला लगा दोगे तो पता लग जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने हैं, और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम उसी हिसाब से आ जाएगा। तो ये था हमारा पूरा कंसिडरेशन अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, ताकि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो हम कर देंगे।